गिरीश भाई सोहनी और हमारे ट्रस्टीज सुनील लाल भाई, प्रताप राव पवार, किशोर चौकर और सब उपस्थित सज्जनों, सन 1946 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रेरणा के साथ उनके शिष्य श्री मणिभाई देसाई ने उल्ली कांचन में महात्मा जी के ग्रामीण परिवर्तन के आदेश को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने की शपथ ली। मणिभाई देसाई ने 1967 में बीआईएफ की स्थापना करके इस काम को जारी रखा। मेरे दिवंगत पिता श्री अरविंद मफतलाल 42 वर्षों तक बीआईएफ के साथ बहुत निकटता से जुड़े रहे। बीआईएफ ने पिछले कुछ सालों में अपनी गतिविधियों को ग्रामीण भारत के 15 राज्यों में 80,000 गांवों में फैला दिया है, जिसके तहत 50 लाख परिवारों को लाभान्वित किया है। आज हम बीआईएफ का सुवर्ण जयंती मना रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे बीच वीडियो सम्मेलन के जरिए शामिल होने पर हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं और मैं उनका बीआईएफ की ओर से स्वागत करता हूं। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने 3 वर्षों में भारत को एक सर्वमान्य शक्ति बनाकर अन्यथा निराशाजनक विश्व परिदृश्य में एक चमकदार सितारा बनाया है। मैं अब उन्हें इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने की अनुरोध करता हूं। भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशनचे चेअरमॅन श्री ऋषिकेश मफतलालजी, मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी श्री प्रकाश जावडेकरजी, महाराष्ट्राचे पशुसंवर्धन मंत्री श्री महादेव जानकरजी आणि उपस्थित सर्व मान्यवर, बायफला आज 50 वर्ष पूर्ण होत आहेत। या निमित्ताने मी आपणा सर्वांना तसेच बायफला जोडल्या गेलेला लाखो शेतकरी, लाखो आदिवासी आणि लाखो महिलांना माझ्या मनःपूर्वक शुभेच्छा देतो। आज 24 अगस्त यानी संस्था के स्थापना दिवस को आप गर्व दिवस के रूप में मनाते हैं। बीआईएफ की राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका रही है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से बहुत सुखद होता कि मैं आज आप सबके बीच आकर आपकी खुशियों में शामिल होता, आपके अनुभव सुनता, आपसे कुछ नया सीखता। मुझे याद है जब कुछ वर्ष पहले गुजरात में वाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो नवसारी और वलसाड़ में आपके कार्य को मैंने बहुत ही करीबी से देखा था। इसलिए बीआईएफ के साथ मैं खुद को भावात्मक रूप से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। जिस मिशन के साथ देश के कई राज्यों में आपकी संस्था काम कर रही हो, वो एक संस्था के लिए बहुत ही संतोष का विषय है। आज यहां इस कार्यक्रम में कई पुरस्कार भी दिए गए हैं। सम्मान पाने वालों में कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हैं, कुछ व्यक्तिगत प्रयासों की वजह से पुरस्कार मिला है ऐसे लोग भी हैं। कोई कर्नाटक से हैं, कोई गुजरात से हैं, कोई महाराष्ट्र से हैं, कोई झारखंड से हैं। मैं उन सबको हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि इसी तरह वो समाज हित में काम करते रहेंगे
साथियों, इसी वर्ष साबरमती आश्रम की स्थापना के 100 वर्ष और चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी वर्ष सार्वजनिक गणेशोत्सव के भी 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं। देश के इतिहास में ये तीनों ही पड़ाव स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने वाले रहे हैं। जन जन की भागीदारी से कैसे संकल्प की सिद्धि होती है, ये उसके जीते जागते सबूत है। जन भागीदारी से जन कल्याण का ये विजन भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन का भी आधार रहा है। इसे 50 वर्ष भले अभी पूरे हो, लेकिन इसकी नींव तभी रख दी गई थी जब 1946 में मणिभाई गांधी जी के साथ उर्ली कंचन गांव पहुंचे थे। गांधी जी की प्रेरणा से मणिभाई ने इस पूरे क्षेत्र के कायाकल्प का संकल्प लिया था और इसकी शुरुआत उन्होंने की थी। गुजरात से गिर की गायें लाए थे और लोगों को गायों के साथ जोड़ा था। हमारे गांवों में मौजूद परंपरागत ज्ञान और विज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ करके किसान की आय कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये आपकी संस्था ने करके दिखाया है। साथियों, देश के संतुलित विकास के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि देश के गांव में रहने वाला किसान सशक्त हो और एक सशक्त किसान के बिना न्यू इंडिया का सपना अधूरा रहेगा। और इसलिए सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। और इसलिए अब कृषि योजनाओं के अप्रोच में बदलाव करते हुए उन्हें प्रोडक्शन सेंट्रिक होने के साथ ही इनकम सेंट्रिक भी बनाया गया है। आज सरकार बीज से लेकर के बाजार तक किसान के साथ खड़ी है। पानी की एक एक बूंद के इस्तेमाल पर जोर है। ऑर्गेनिक खेती हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को मिट्टी की सेहत की जानकारी के लिए अब तक 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं। ई नैम योजना के तहत देश भर की 500 से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना भी शुरू की गई है और इसका मकसद देश में भंडारण की समस्या से निपटना और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना, वैल्यू एडिशन करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर किसी वजह से फसल खराब हो गई तो किसानों को जिंदगी भर आफत से गुजरना न पड़े। किसानों को सूदखोरों के चुंगल से निकालने के लिए सबसे कम ब्याज दरों पर कर्ज दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि सरकार के प्रयास इसलिए हैं कि किसान खेती से जुड़ी चिंता से बाहर निकले, उसका किसानी का खर्च कम हो, आमदनी बढ़े। जब देश का अन्नदाता चिंता मुक्त होगा
तो देश भी विकास की नई ऊंचाई प्राप्त करके रहेगा ही। बायफ बहुत ही सेवाभाव से बरसों से इस कार्य में लगा हुआ है, लेकिन मैं आज आपके बीच कुछ मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं वो आपके लिए नए होंगे ऐसा मैं नहीं मानता हूं। आपने कहीं न कहीं इस विचारों के ऊपर काम भी किया होगा, लेकिन मुझे लगता है आज एक अवसर है कि किसानों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए 50 साल तक काम करने वाली संस्था के प्रमुख लोगों के साथ जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैं भी विचार का सीडिंग, आप बीजारोपण करने के मोह से अपने आप को मुक्त नहीं रख पाता हूं। और ये मैं जो बातें बता रहा हूं वो किसी एक्सपर्ट को राय या ज्ञान देना नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं मुझसे ज्यादा ज्ञान आपको है, लेकिन आप ही वो शक्ति हैं जिनको आग्रह करने का मेरा मन होता है। और एक प्रकार से मैं आज आपसे कुछ आग्रह करने के इरादे से कुछ बातें कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बायफ किस तरह लाखों महिलाओं को सशक्त कर रहा है, लेकिन क्या इसे थोड़ा और फोकस किया जा सकता है क्या? एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के पशुपालन सेक्टर को लगभग 70% महिलाएं मिलकर संभाल रही हैं। चाहे जानवरों के लिए चारे का इंतजाम हो, पानी की व्यवस्था हो, पशु के लिए बीमारी के समय दवाई की चिंता करनी है, उसके दूध का कारोबार करना है, सारे काम एक प्रकार से पशुपालन के काम हमारे देश की महिलाएं संभालती हैं। यानी एक तरह देश का पशुपालन सेक्टर पूरी तरह महिलाओं के कौशल्य पर टिका हुआ है। आज बहुत आवश्यकता है कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को वेटरनरी एजुकेशन, रिसर्च, सर्विस डिलीवरी सिस्टम, कुछ स्किल में बदलाव आए, पशु के आहार में वैज्ञानिकता कैसे लाई जाए, पशु की देखभाल में वैज्ञानिकता कैसे लाई जाए। अगर ये हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं तो ये ताकत मल्टीपल होगी, और जितनी ज्यादा महिलाएं इस फील्ड में ट्रेन होगी उतना ही देश का पशुधन मजबूत होगा और खुद महिलाओं का भी सशक्तिकरण करने का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। बायफ जैसी संस्था ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसके लिए प्रेरित कर सकती है, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत कर सकती है। साथियों, हमारे देश में हर साल लगभग 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान पशुओं को होने वाली बीमारियों की वजह से होता है। इससे निपटने के लिए कुछ राज्यों में पशु आरोग्य मेले लगाए जाते हैं। इनमें पशुओं के कैटरेक्ट के ऑपरेशन हो, उनके दांत की ट्रीटमेंट हो, ये सारे काम किए जाते हैं। लेकिन इस तरह के पशु आरोग्य मेलों की संख्या को और बढ़ाए जाने की जरूरत है, देश के हर कोने में पहुंचाने की जरूरत है। बायफ जैसी संस्थाएं देश भर में राज्य सरकारों के साथ मिलकर के पशु आरोग्य मेले लगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। आपसे मेरा विशेष आग्रह इसलिए है क्योंकि आपकी संस्था पहले ही 15 राज्यों में काम कर रही है और आपकी क्षमता पूरे देश में विस्तार करने की है। देश के उत्तर पूर्व के राज्य भी बायफ के कदम वहां जमने का इंतजार कर रहे हैं। देश के उत्तर पूर्व के राज्य जिन्हें मैं अष्टलक्ष्मी कहता हूं, वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत संभावनाएं हैं। हमारे देश में सिक्किम पहला राज्य है जो ऑर्गेनिक स्टेट घोषित हो चुका है। उन्हें आपके अनुभव से बहुत फायदा मिल सकता है। सभी अष्टलक्ष्मी, सभी 8 राज्यों को लाभ मिल सकता है। इसी तरह आर्थिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा स्कोप हमारे सामने है। जैसे ऑर्गेनिक का है,
वैसे एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट इंतजार कर रहा है और वो है मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लांट्स की खेती को। अगर हम किसानों को इसकी जागरूकता लाएं, उस दिशा में बढ़ाएं, तो आज मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की हजारों स्पीसीज हमारे पास है और दुनिया भर में इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। लोग बैक टू बेसिक के मिजाज में हैं, केमिकल से मुक्ति चाहते हैं, नेचुरल चीजों से जुड़ना चाहते हैं। नेचुरल चीजों से जुड़ने का एक बहुत बड़ा दुनिया में मार्केट खड़ा हुआ है। क्या हम हमारे किसानों को इसके साथ जोड़ सकते हैं? और कोई बड़ी महंगी मशीन नहीं होते, बहुत सामान्य मशीनों से, फूलों से, सुगंधित फूलों से एक्सट्रैक्ट निकाल करके इस काम को किया जाता है। यहाँ हमारे ऋषिकाश भाई बैठे हैं। दाहोद जिला आदिवासियों का जिला है। उनके पिताजी अरविंद भाई सदगुरु ट्रस्ट के द्वारा वहाँ काम करते थे। आज वो दाहोद डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ खेत शब्द ही निकल गया है। आदिवासी भी अपने खेत को फुलवाड़ी बोलता है, फूलों की खेती करते हैं। अब उस फूलों में से धीरे धीरे वो एक्सट्रैक्ट निकाल करके दुनिया के कॉस्मेटिक मार्केट के अंदर वो जा सकते हैं। और मेरा सौभाग्य रहा कि ऋषिकेश भाई के पिताजी, जिन्होंने 42 साल तक बायब का काम किया है, अरविंद भाई के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला था। गुजरात में जब अकाल हुआ करता, मैं तो राजनीति में नहीं था तब उस समय, तो अकाल पीड़ितों की सेवा करता था। और मैंने देखा था कि अरविंद भाई स्वयं 40-45 डिग्री टेम्परेचर के बीच गुजरात के आदिवासी गांवों में आते थे और कोई डोनेशन देना चाहता तो लेते नहीं थे। वो कहते थे, आप मेरे साथ आइए, वहाँ कुछ समय बिताइए, उनके साथ काम कीजिए और आपको ठीक लगे तो वहाँ दान दीजिए। तो मुझे, मेरा सौभाग्य रहा था, जवान बहुत छोटी आयु में मुझे अरविंद भाई के साथ काम करने का सौभाग्य मिला था। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि हम कृषि क्षेत्र में मेडिसिनल हो, एरोमेटिक हो, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो एक प्रकार से नया क्षेत्र खोल सकते हैं, ऑर्गेनिक नया क्षेत्र। साथियों, ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन से देश भली भांति परिचित है। समय की मांग है कि ब्लू रिवॉल्यूशन के द्वारा हमारे मछुआरे भाइयों के जीवन में भी बदलाव लाया जाए। स्वीट रिवॉल्यूशन यानी मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन, इसके द्वारा भी किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, स्वीट रिवॉल्यूशन, ये क्रांतिकारी मार्ग हैं। और उसके साथ साथ समाज में एक सजगता आए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, इसके लिए वाटर रिवॉल्यूशन भी उतनी ही जरूरी है। खेती में पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक बूंद बूंद पानी को बचाना, ये जन आंदोलन के साथ साथ जल आंदोलन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, माइक्रो इरिगेशन, ये सारे काम ऐसे हैं जो हमारे किसान और गांव को बचाना है तो हमने प्राथमिकता देनी पड़ेगी। खेती सिर्फ गेहूं, धान और सरसों पैदा करना ही नहीं है। परंपरागत खेती के साथ साथ जितना खेती से जुड़े सब सेक्टर्स पर ध्यान दिया जाएगा, उतना ही किसान को आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपने कभी सोचा है कि मधुमक्खी पालन को ही अगर आप सोचें, एक रिसर्च कह रही है कि परंपरागत खेती कर रहा किसान 50 बी कॉलोनी की छोटी यूनिट अगर लगाता है तो हर वर्ष 2 लाख रुपए की अतिरिक्त आय उसको शहद में से मिल सकती है, मधुमक्खियों के लालन पालन से हो सकती है। और इसके साथ साथ मधुमक्खी की मौजूदगी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सबसे बड़ा सेवादार अगर कोई है तो मधुमक्खी का काम होता है।
पॉलिनेशन सपोर्ट में भी मधुमक्खी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मधुमक्खी पालन हो, मछली पालन हो, गन्ने, क्रॉप रिशूट्स, ये रेसिड्यूज में से आज इथेनॉल का उत्पादन हो, इस पर व्यापक रूप से काम हो रहा है। किसान के खेत की कोई चीज वेस्ट नहीं है। उसको समझाना पड़ेगा कि उसके खेत की हर चीज एक प्रकार से वेल्थ है, और इसके लिए आज के समाज की डिमांड पूरी होती है। और इसलिए परंपरागत खेती में जुटे किसानों को ऐसे सब सेक्टर्स के प्रति जागरूक करने का, उनकी मदद करने का काम मैं विश्वास से कहता हूं, प्रगतिशील किसान हो, बायब जैसी संस्थाएं हो, राज्य सरकारें हो, भारत सरकार हो, किसान कृषि विभाग हो, ये सब मिलकर के एक मिशन मोड में टारगेट लेकर के काम करें, बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। साथियों, महाराष्ट्र का विदर्भ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कुछ इलाके हो यहाँ, या यूपी में बुंदेलखंड हो, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर किसान पानी की कमी से जूझता रहा है। सरकार द्वारा अपनी तरफ से पानी की कमी दूर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 99 ऐसे प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा रहे हैं जो बहुत समय से अधूरे पड़े हुए थे। इनमें से 21 प्रोजेक्ट्स इस साल पूरे हो चुके हैं। इसके साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि पानी की हर बूंद का हम बेहतर इस्तेमाल करें। ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इसका माध्यम है। मनरेगा की भी 60% से ज्यादा राशि सरकार जल संरक्षण और जल प्रबंध पर ही खर्च कर रही है। लेकिन भाइयों और बहनों, जब तक सारे किसान, सारे गांववासी, सारे नागरिक इस प्रयास के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम इसे सफल नहीं बना पाएंगे। मुझे बताया गया है कि आज इस कार्यक्रम में हिवरे बाजार से सी पोपटराव पवार भी वहां मौजूद है। हिवरे बाजार एक बेहतरीन उदाहरण है कि एक साथ होकर एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए हम किस तरह से पानी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारी वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़े और हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल हो। मुझे वायब से उम्मीद है कि जिन गांवों में वो काम कर रहे हैं, वहां जन आंदोलन और जल आंदोलन की मिसाल खड़ी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और बैंकों से ही कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित करके भी इन इलाकों में किसानों की जिंदगी आसान बनाने में आप मदद कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, हम महाराष्ट्र के लोग हर बात में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को याद करते हैं। राज संत तुकडोजी महाराज की जो ग्राम गीता में लिखा है, मैं समझता हूं हम सबके उत्तम उदाहरण है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने ग्राम गीता में कहा है, ग्राम सुधारणेचा मूल मंत्र सज्जनानी वाहवे एकत्र, संगठन हेची शक्तीचे सूत्र ग्राम राज्य निर्माण करी। यानी ग्राम सुधार का मूल मंत्र है सभी लोग एकजुट होकर संगठन शक्ति के साथ काम करें, तभी ग्राम राज का निर्माण होगा। यही मंत्र तो महात्मा गांधी ने दिया था, इसी का पालन मणिभाई देसाई ने किया। आज आपकी संस्था भी संगठन शक्ति से गांवों के विकास का नया द्वार खुल सकता है। आज आवश्यकता है कि हम अपने गांवों पर गर्व करें। गांव के लोग गांव छोड़ के चले गए हैं, अरे साल में एक बार तो उनको बुलाओ, गांव का स्थापना दिवस बनाओ। गांव का जन्म दिवस नहीं है तो नया तय करो, भाई इस दिवस को अब गांव का जन्मदिन मानेंगे। और गांव का जन्मदिन पूरा गांव जातिवाद से परे, ऊंच नीच से परे, छुआछूत से परे, यही तो गांधी के आदर्श है।
और गांव से बाहर रहने वाले जितने भी लोग कितने ही बड़े क्यों ना हुए हो, साल में एक बार उस दिन गांव में आए। आप देखिए, देखते ही देखते गांव की अपनी एक शक्ति खड़ी हो जाएगी। एक विजन बनाए, उसे लेकर आगे बढ़े। आप जिन 80,000 गांवों में काम कर रहे हैं, उनमें गांव का नेतृत्व एक विजन के साथ आगे बढ़े। यही न्यू इंडिया के निर्माण का एक माध्यम होगा। साथियों, खेती की इनपुट कॉस्ट लागत कम करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आज सॉइल हेल्थ कार्ड की वजह से, यूरिया की नीम कोटिंग की वजह से, ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने के कारण खेती पर होने वाला किसानों का खर्च कम हुआ है। सोलार पंप का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके भी किसान डीजल पर होने वाला खर्च बचा सकता है। इन आधुनिक तकनीकों के उपयोग से फसल का उत्पादन भी बढ़ा है। इस विषय में वाइफा का भी पुराना अनुभव रहा है और इसलिए खेती की इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, इस बारे में आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है। अब जितना ज्यादा किसानों को इस अभियान के साथ जोड़ेंगे, उतना किसानों की बचत होगी और मुनाफा बढ़ेगा। साथियों, वेस्ट टू वेल्थ आज के समय में मैं बताऊं, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज की आवश्यकताओं और भविष्य की चुनौतियों से जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर वेस्ट की रिसाइकलिंग का काम हो, कंपोस्ट बनाने का काम हो, इससे भी किसानों की आमदनी बढ़ सकती है और पूरे गांव को इसका फायदा मिल सकता है। आज खेत में कोई चीज वेस्ट नहीं है, हर चीज इस्तेमाल हो सकती है। वो वेस्ट वेल्थ के रूप में परिवर्तित हो सकता है। इसी तरह गांवों में सौर ऊर्जा, सोलार एनर्जी को बढ़ावा देकर के पूरे गांव की बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। खेतों के किनारे पर इतनी जगह होती है, वहां पर सोलार पैनल लगाकर बिजली बनाने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। जैसे देश भर में मिल्क कोऑपरेटिव होती है, वैसे ही सोलार कोऑपरेटिव बनाकर बिजली का उत्पादन खेत में किया जा सकता है, उसे बेचा जा सकता है। साथियों, आज आप लोग देखते होंगे गांवों में भी लगभग हर घर के ऊपर एक छोटी सी छतरी दिख रही है। ये डिजिटल तकनीकी है तो जिसने सब कुछ इतना आसान करके दिया है। पहले 1-2 चैनल आते थे, अब सैकड़ों चैनल टीवी पर आप देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी, 2 साल का बच्चा होगा, 3 साल का बच्चा होगा, रिमोट से चैनल बदल देता है, अपनी पसंद की चैनल देखना शुरू कर देता है। आज टेक्नोलॉजी सामान्य मानवी के जीवन का हिस्सा बन गया है और इसलिए डिजिटल गांव की कल्पना हम लोगों को ने सपना देखना चाहिए, उसको साकार करने का प्रयास करना चाहिए। क्या गांव के अंदर ज्यादातर लेन देन डिजिटल पद्धति से हो सकती है क्या? कर्ज से लेकर स्कॉलरशिप तक सारे फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएं, स्कूलों में डिजिटल टेक्निक से पढ़ाई हो, स्वास्थ्य सेवा भी डिजिटल टेक्निक से जुड़ी हो। डिजिटल गांव की इस कल्पना को साकार करने के लिए सरकार देश की हर पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रही है। लेकिन साधन और संसाधन जुटाना ही काफी नहीं होगा, उनका इस्तेमाल करने के लिए लोगों को समर्थ करने का काम समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा हो सकता है, आप जैसे संस्थाओं के द्वारा हो सकता है। इसलिए हम सब संकल्प लेकर के कि हर साल कम से कम 500 गांवों को कम कैश वाले गांव बनाएंगे क्या? आप देखिएगा, आप अगर 500 गांवों को कम कैश बनाएंगे तो आसपास के 1-2 हजार गांव अपने आप इस व्यवस्था को अपना लेंगे।
एक चेन रिएक्शन होता है, एक गांव से दूसरे गांव में वो फैलता जाता है। साथियों, महात्मा गांधी का मंत्र था, गांवों को सशक्त करके ही देश को मजबूत कर सकते हैं। उस मंत्र पर चलते हुए बायप के सेवा भाव ने लाखों किसानों की जिंदगी बदली है, उन्हें स्वरोजगार करने का सिखाया है। संकल्प लेकर सिद्धि कैसे की जा सकती है, उसका साक्षात प्रमाण आपकी संस्था है। मेरा आग्रह है आपसे, जो विचार आपके सामने मैंने रखे हैं, उससे जुड़े हुए कुछ नए संकल्पों को अपने साथ जोड़िए। 2022 जब देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा, तब आपके संकल्पों की सिद्धि से देश के करोड़ों किसानों की सफलता साकार होगी, सिद्ध होगी। मी पुन्हा एकदा बायपच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाबद्दल आपणा सर्वांना शुभेच्छा देतो। ज्यांना आज पुरस्कार मिळाला आहे त्यांचे पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो आणि उद्यापासून सुरू होत असलेल्या गणेशोत्सव निमित्त आपण सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बायफ के स्वर्ण जयंती के अवसर पर आपकी गरिमाई उपस्थिति और प्रेरणादायी संबोधन के लिए हम आपके ऋणी हैं। आपके संबोधन हमारे लोगों को उत्साह देके हमें नए उमंग लाए हैं। आपने जो सुझाव किए हैं, चाहे महिलाओं को प्रशिक्षण देना हो, उत्तर नॉर्थ ईस्ट में काम करना हो, हर्बल मेडिसिन का खेती करना हो, वेटरनरी ट्रेनिंग करना हो, क्रॉप इंश्योरेंस करना हो, इस सभी करने लायक है, हम कर रहे हैं। और आप हमें बताइए, आप जिधर चाहे हम आपके वॉलंटियर हैं। हम इस दिन का मौका देखते थे और इस अवसर पे आपने हमारे संस्था और स्वयंसेवी संस्थाओं के ऊपर एक विश्वास देते हुए हमें इतना समय दिए। इसलिए हम हमारे 50 साल के जो अनुभव है उसके साथ में आपको आश्वासन देना चाहेंगे कि आपके जो संकल्प है, संकल्प से सिद्धि जाके 5 साल में दुगुना करने का आमदनी, उसमें आपका हम सहयोग जरूर देंगे। और ये उर्ली कांचन महात्मा गांधी और मणिभाई जी, इनका कर्म भूमि रहा है और हम भविष्य में आपके आगमन की अपेक्षा करते हैं। फिर एक बार धन्यवाद और जरूर हम इस मौका देखते रहेंगे। आज हम हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश राव जावड़ेकर की उपस्थिति के लिए आभारी हैं। श्री जावड़ेकर जी हमेशा हमारे लिए एनकरेजमेंट करते रहे हैं और भविष्य में भी उम्मीद रखते हैं कि उनका हमारे लिए एनकरेजमेंट और सपोर्ट मिलते रहेगा। महाराष्ट्र सरकार हमारे लिए हमेशा एक स्फूर्तिदायक रहे हैं। जब से हम काम शुरू किए हैं, ये महाराष्ट्र हमारा कर्म भूमि और प्रयोग करने का एक नया भूमि रहा। और इनके मिनिस्टर आज हमारे यहाँ आए हैं, जानकर जी, उनके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने हमारे लिए काफ़ी काम सौंपे हैं, हम करना चाहते हैं। हम
देश में दिखाए हैं, सिर्फ 3 गाय से एक गरीब परिवार का गरीबी दूर कर सकते हैं। एक जगह पे दूध का उत्पादन भी बढ़ने के लिए और भी स्कोप है, दूसरी जगह पे गरीब जनता है। इन दोनों को आपके सहयोग से हम जरूर करना चाहेंगे। ऐसे ही हमारे वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं श्री विजय शिवतारे जी, ये हमारे उर्ली कांचन का ही भाग्य हैं, उनका सहयोग हमेशा रहे हैं। मैं आपको भी आभारी हूँ। और इसके साथ में हमारे आज के नए चीफ गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री विनायक लाल पाटिल हैं, और हमारे पोपटराव पवार हैं, विजय सावंत जी हैं, विजय अन्ना बोराड हैं। ये सभी हमारे साथ हमारे मदद किए हैं। उनका आज प्रतापराव पवार जी और हमारे ट्रस्टी से इन सभी का हमें सहयोग मिलते रहा है। और हमारे ये बहनें हैं, यही कर्म किसान भाई हैं। हमारे आज एक झारखंड से महिला आई है, उनको झारखंड राज्य में उनको प्रशस्ति मिला है। उन्होंने एआई में हमेशा काम करते रहे। इसका आपका ये सूचना हम जरूर लेके जाएंगे। और हमारे जो भी किसान भाई, ये उर्ली कांचन का गांव का परिवार का हमारे लिए हमेशा स्फूर्ति मिला है। आप सभी को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। फिर एक बार सभी को, और प्रधानमंत्री जी आपके लिए धन्यवाद। नमस्ते।